हाय फ्रेंड्स, ये टॉपिक है जो हमारा वो प्राइवेट इंटरनेशनलों का सक्सेशन वाले टॉपिक में है। जब सक्सेशन हमने किया था, जब डिसीज़ कोई पर्सन है मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे किया जाएगा। दो तरीके थे, इंटेस्टेट और विल के थ्रू। विल में टेस्टामेंट्री, विल के थ्रू जब हम करेंगे तो इसमें विल के सेक्शन के बारे में बताया गया है, जो उसमें भी है। अगर सक्सेशन का टॉपिक करोगे तो उसमें भी जो एक है, उसमें अभी भी हमें इंडियन सक्सेशन एक्ट के विल के जो सेक्शन है 24 से लेकर 111 तक यानी कि रीड करने के लिए बोला हुआ कि उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको विल के सेक्शन ज़्यादा देर पढ़ने भी ना पड़े, क्योंकि हमने भी जब पढ़ा था बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि 74 से लेकर 11 तक हैं। तो आपको हम ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे आपको क्या है, ये सेक्शन यानी कि समझना, विल का जो क्वेश्चन समझना बहुत ईजी हो जाएगा। और कुछ सेक्शन हमने सक्सेशन वाली वीडियो में दे चुके हैं 82 तक, फिर वो सेक्शन ओनली हिंदी में थे, इसलिए मैंने बोला था कि जो इंग्लिश की वर्डिंग है उससे आपको इनको जो दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले है 74 वर्डिंग ऑफ विल। आपको बताया था कि विल बनाते समय हमें टेक्निकल वर्ड्स है यानी कि तकनीकी शब्द है उनकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ओनली इंटेंशन का पता होना चाहिए, आपका इरादा क्या, आशय का, कि जिससे विल लिखने वाले का इरादा पता होना चाहिए कि वो विल कौन सी प्रॉपर्टी और किसके पर्सन के फेवर में वो विल करना चाहता है। ये मेन जो होता है वो वर्डिंग ऑफ बिल में ये होता है। फिर बताया था 74 में इंक्वायरी टू डिटरमाइन क्वेश्चन टू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ विल। इंक्वायरी कर सकते हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी और क्या उद्देश्य है, मतलब क्या उसका ऑब्जेक्ट है ऑफ द विल, उसके बारे में। तो इसमें एक एग्जांपल दिया था, जो ए है वो बी के पक्ष में एक प्रॉपर्टी करता है, जो प्रॉपर्टी वो कहता है कि सी से खरीदी हुई है, तो वो चेक कर लेगा कि सी से प्रॉपर्टी कौन सी खरीदी हुई है वो चीज़। 76 सेक्शन में मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में है, यानी कि कई बार जो जिसके फेवर में हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी मिस डिस्क्रिप्शन हो जाती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक केस है, उसमें जो एक पर्सन है वो प्रॉपर्टी करता है, ए और बी के नाम करता है, और वो कहता है कि जो सी की क्या है, लेस्टीमेट चाइल्ड है। लेकिन रियलिटी में वो क्या है, सी के लेस्टीमेट चाइल्ड नहीं होते, लेकिन जो उनके फेवर में जो प्रॉपर्टी की हुई है ए बी, उसको सही माना जाएगा और विल को क्या माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। अब बात करते हैं 77 की। व्हेन वर्ड्स में बी सप्लाई, जब शब्दों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसमें सप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जैसे पहले भी बताया था, जो विल लिखी उसने, मान लो एक डॉटर है, अपनी एक पुत्री को पिता है जो 500 रुपये दे रहा है, और दूसरी पुत्री, उसका नाम कोई भी ले सकते हो आप, एग्जाम्पल में बी सी ले लेते हैं। बी को पिता है जो, बी को तो 500 रुपये दे रहा है, सी को 500 लिख रखा है उसमें, यानी कि आगे रुपीज़ वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो हम रुपीज़ वर्ड क्या कर सकते हैं, ऐड, यानी कि समझ सकते हैं कि उसने जो बात की है वो 500 रुपये की ही बात की है। अब है 78 में बताया था रिजेक्शन ऑफ एनुरेंस पर्टिकुलर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है मिस्टेक्स, रिजेक्शन होता है। हम कब मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मिस्टेक है उनको कब दूर कर सकते हैं। जब आपको बताया था वसीयत में हम कोई भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एक पर्सन है वो वसीयत लिखता है कि बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए, जो मेरी मतलब कोई भी स्टेट मान लो, राजस्थान मान लो, राजस्थान में प्रॉपर्टी है जो एक्स के ऑक्यूपेशन में है, लेकिन हम देखते हैं रियलिटी में उसकी प्रॉपर्टी राजस्थान में तो होती है लेकिन वो एक्स के ऑक्यूपेशन में नहीं होती। तो ऐसी जो मिस्टेक्स हैं, एरोनेस है पर्टिकुलर उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। फिर 79 में, अब ये इसका अपोजिट ही है, उसमें तो बताया था कब जो मिस्टेक्स, गलतियां होती हैं, कब हम उनको दूर कर सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जाएगा कि कौन सी जो है उनको हम दूर नहीं कर सकते। इसमें आपको बताया था, सिंपल जो एग्जांपल लेके मैंने, कि मान लो उसने कहा कि जो मेरी 1000 एकड़ प्रॉपर्टी है राजस्थान के अंदर, और जो एक्स के ऑक्यूपेशन में है वो बी को ट्रांसफ़र कर दी।
लेकिन रियलिटी में क्या थी, मान लो कि 200 या 300 एकड़ जितनी भी है वो प्रॉपर्टी उसकी राजस्थान में थी जो एक्स के ऑक्यूपेशन में थी। तो हम उसको अब जो विल में 1000 एकड़ प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इस वर्ड को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऊपर जो सेक्शन पढ़ा था उसमें तो एक्स ऑक्यूपेशन को इग्नोर कर दिया जाता था। इसमें उसको जो प्रॉपर्टी है 200 या 300 ही ट्रांसफ़र की जाएगी, एक्स ऑक्यूपेशन को क्या है इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसका मेन सेक्शन का यही है कि अब जो मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ, उनको दूर यानी कि रिजेक्ट मतलब अस्वीकार नहीं कर सकते। अब जो सेक्शन 80 है, अब इसमें कह रहे हैं कि एक्सटेंशियल एविडेंस एडमिसिबल इन केस ऑफ पेटेंट एम्बिग्यूटी, यानी कि एम्बिग्यूटी होता है जब कोई बात क्लियर ना हो, तो कब आप क्या कर सकते हो, उनके लिए जो बाहरी एविडेंस है वो आपका एडमिसिबल कब स्वीकार कर सकते हो। जब आपको बताया था एग्जांपल कि विल है, ए व्यक्ति है वो विल करता है वी के नाम, और उसने क्या कहा सुल्तानपुर खुर्द है जो वो स्टेट उसको दे दी, लेकिन बाद में पता लगता है कि 2 स्टेट हैं जो क्या है सुल्तानपुर खुर्द के नाम से हैं, तो आपको क्या है प्रूव करना पड़ेगा सुल्तानपुर खुर्द कौन सी, तो वो ही मानी जाएगी। इसी प्रकार उसने जो विल कर दी अपने रिलेटिव के नाम, एक पर्सन ने, उसका नाम था मैरी, माई कज़न मैरी के नाम कर दी। अब मैरी 2 थी, तो आपको एविडेंस के द्वारा बताना पड़ेगा कि कौन सी मैरी के नाम वो क्या किया है उन्होंने जो ट्रांसफ़र की है। ये 80 सेक्शन में है। 81 सेक्शन में हम बात करेंगे कहाँ पे जो एविडेंस है वो इनएडमिसिबल मतलब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको बताया था 81 में कोई जो विल लिखी है उसमें पर्सन के नाम के बारे में नहीं बताया गया कि किस पर्सन को ट्रांसफ़र करनी है, या अमाउंट के बारे में नहीं बताया गया कि कौन सी प्रॉपर्टी या कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो उसमें हम जो एविडेंस है वो सहारा नहीं ले सकते, वो क्या हो जाएगी वॉइड, मतलब उस विल को हम नहीं मानेंगे। अब 82 में ये कहते हैं मीनिंग ऑफ क्लोज टू बी कलेक्टेड इंटायर विल, जो आपको बताया था कि हमने अगर कोई भी क्लोज है जो विल का, इसको खंड बोलते हैं, खंड का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंटायर विल, यानी कि इंटायर मतलब पूरी विल को पढ़ के ही क्या करना पड़ेगा, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जज करना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति वसीयत में ये लिखता है कि उसके पास ब्लैक एकड़ कोई प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टी वो क्या है ए के नाम करेगा पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में वो लिखता है जो ब्लैक एकड़ है वो बी को चली जाएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं जो ब्लैक एकड़ प्रॉपर्टी है वो बी को देनी है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है जो शेष बच गई वो किसके नाम करनी है, ए के नाम करनी है, जो 82 सेक्शन है। 83 सेक्शन है हमारा व्हेन वर्ड मे बी अंडरस्टूड इन रिस्ट्रिक्टिव सेंस व्हेन इन वर्ड सेंस वाइडर देन यूजुअल, कब समझा जाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल है, कोई पर्सन है वो वसीयत करता है ए के नाम और कहता है कि बी के ऑक्यूपेशन में जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगी, और बाकी प्रॉपर्टी है वो सी के नाम करता है जो मान लो उसकी राजस्थान में है। उसकी राजस्थान में मान लो टोटल 1000 एकड़ लैंड है, 1000 किले बोल सकते हो, एकड़ बोल सकते हो, जिसमें से क्या है जो बी के ऑक्यूपेशन में मान लो 400 एकड़ है, तो ए को जो लैंड मिलेगी वो बी के ऑक्यूपेशन वाली मिलेगी मतलब 400, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सी के चली जाएगी 600। ये बात समझेंगे। उसने जो गिफ्ट किया है मतलब जो भी विल ट्रांसफ़र की है बी को, वो किसके थ्रू की है, रिस्ट्रिक्टिव सेंस में, मतलब ए को जो विल उसने की है वो किसके की है, रिस्ट्रिक्टिव सेंस में की है कि जो बी के ऑक्यूपेशन में है वही आपको ट्रांसफ़र की जाएगी, बाकी क्या की जाएगी सी को। अब जो 84 है विच ऑफ 2 पॉसिबल कंस्ट्रक्शन प्रेफर्ड, अब मतलब 2 संभावनाएं हैं, आपको किन को प्रेफरेंस देनी है, आपको हमेशा उसको प्रेफरेंस देनी है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसी को आप प्रेफरेंस दोगे। 84 सेक्शन है, छोटा सा ही है। नो पार्ट रिजेक्टेड इन वी रीजनेबल कर, आप कोई भी पार्ट है वो क्या नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, जब उसको क्या करे यार रीजनेबल, यानी कि उसके पीछे क्या हो रीज़न हो, तब उसको आप क्या नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते। अब 86 में इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड रिपीटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ विल,
ये कहता है कि अगर इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या करना वर्ड्स की जो रिपीटेड हो रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल, यानी कि सेम वर्ड अगर वहाँ सेम रिपीट हो रहा है तो आपको उसी सेंस में लेना पड़ेगा जब तक कि वो क्या ना हो, यानी कि अपोजिट इंटेंशन है, जो हमारा आशय है वो अलग ना दिखाई दे रहा हो, तब तक उसी अर्थ का सेम, यानी कि सेम वर्ड का आप सेम ही मीनिंग लोगे। 87 में टेस्ट इंटेंशन टू बी इफेक्टिव एज फार एज पॉसिबल। इसमें क्या है, जो वसीयत लिख रहा है उसकी इंटेंशन को, जो उसका आशय, जो उसका इरादा है, जहाँ तक प्रभावित हो उसके, मतलब जहाँ तक प्रभावी हो उसके, तब तक उसको आपने क्या देना है, महत्व देना है। मतलब जहाँ तक आप महत्व दे सकते हो, यानी कि उसको क्या नहीं करना, आपने सेट असाइड नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या है, वो सारी संपत्ति CD को देता है फॉर पूरे लाइफ के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी हॉस्पिटल को, सर्टेन हॉस्पिटल है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसकी जो इंटेंशन है वो पूरा नहीं हो रहा, जो आशय है। क्यों? क्योंकि जो अंडर हम पढ़ेंगे सेक्शन 180, उसमें जो गिफ्ट दे रहा है हॉस्पिटल को वो क्या नहीं है, वॉइड है, यानी कि वैलिड नहीं है, और इसलिए जो प्रॉपर्टी है वो C और D को क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। दोबारा समझा देता हूँ कि जब तक उसका जो इंटेंशन है उसको प्रभावी रखना है, जहाँ तक हम कर सकते हैं उसको, मतलब सेट असाइड नहीं कर सकते। मान लो किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी है वो C और D, कोई भी पर्सन है, उसके फुल टाइम के लिए उनके नाम कर दी, और बाद में उनकी मृत्यु के बाद क्या है, वो हॉस्पिटल को क्या है, चली जाएगी। लेकिन जो हमारा अंडर 1 सेक्शन है 118, उसमें ये कह रखा है कि जो हॉस्पिटल के नाम आप कर रहे हो क्या है, यानी कि वॉइड है, वैलिड नहीं है, तो इसलिए जो प्रॉपर्टी है वो C और D के नाम चली जाएगी। अब जो हमारा 88 है, टू इनकंसिस्ट क्लॉज प्रीवेल्स। इसमें कह रखा है कि दो, मतलब इनकंसिस्ट मतलब जो एक दूसरे से सहमत ना हो, बस अलग अलग आशय निकलता हो, तो आप कौन से क्लॉज को मानोगे, कौन से खंडों को मानोगे, जो लास्ट में है। इसको आप इजीली एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि वो कोई प्रॉपर्टी है, कोई पर्सन है, वो प्रॉपर्टी क्या है, रामनगर जो भी प्रॉपर्टी मान सकते हो, कोई भी जहाँ भी है, वो किसके नाम कर रहा है, A के नाम। ठीक है, और लास्ट जो दूसरे खंड में वो क्या कह रहा है, जो प्रॉपर्टी A को ना जाके कहाँ जाए, B को जाए, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसको क्या मानेंगे, उसको सही मानेंगे, और जो प्रॉपर्टी है वो B के पास ही जाएगी। तो ये याद रखेंगे। सिंपल एग्जांपल है इनके, आप चेक कर सकते हो इंडियन सक्सेशन एक्ट में। अब है विल और बैकवर्ड वॉइड फॉर अनसर्टेन। अगर अनसर्टेन है, अनिश्चित है, वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये सिंपल ही है। अगर जिसमें अमाउंट ना पता हो, कोई पार्टी ना पता हो किसके नाम ट्रांसफ़र करनी है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्या हो जाएगी, अनसर्टेन, तो वो वॉइड हो जाएगी। 90 में व्हेन डिस्क्राइब सब्जेक्ट रेफर टू प्रॉपर्टी आंसरिंग डिस्क्रिप्शन टेस्टर्स डेथ। ये कह रहा है कि जो शब्द यानी कि सब्जेक्ट से, विषय से रिलेटेड है, वो संपत्ति की ओर, यानी कि मृत्यु के समय जो भी डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं प्रॉपर्टी के, वो किसकी ओर इशारा करेंगे, यानी कि संपत्ति की ओर इशारा करेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे तो कौन से, संपत्ति की ओर, यानी कि जो टेस्टर की डेथ के समय डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वो उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। सिंपल सेक्शन है। 91 में पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटेड बाय जनरल वैक्यूम। जनरल मतलब आप सिंपल विल के द्वारा क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट है कि कौन एग्जीक्यूट करेगा, उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जब 92 में कहते हैं इम्प्लाइड गिफ्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ पावर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जब डिफ़ॉल्ट हो जाए अपॉइंटमेंट का, इसको आप सिंपल एग्जांपल के सारे समझिए। यानी कि एक आदमी है, वो ये निर्देश देता है कि जो अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, और ये कहता है कि जब उसकी वाइफ की डेथ हो, पूरी लाइफ के लिए ट्रांसफ़र करता है, हर वाइफ को, हर लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए, होल लाइफ के लिए। तो वो कहता है कि जब उसकी डेथ हो तो वो उनके बच्चों में, जो चिल्ड्रन है, उनके बच्चों में क्या करे दे, शेयर क्या कर दे,
डिस्ट्रीब्यूट कर दे, किस किस शेयर में क्या करना है। लेकिन उसकी वाइफ है जो बिना शेयर को बांटे ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो चिल्ड्रन है उनमें क्या होगा, इक्वली शेयर को डिवाइड किया जाएगा। ये याद रखना कि मान लो कोई पर्सन है, हस्बैंड है, उसने क्या है अपनी वाइफ के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी पूरी लाइफ के लिए, और ये निर्देश देता है कि जब वाइफ की डेथ हो तो वाइफ क्या कर सकती है, अपने शेयर को यानी कि जो शेयर है प्रॉपर्टी में वो बांट सकती है अलग अलग में। किस प्रोपोर्शन में बांटेगी, बच्चों के हिस्सों में। लेकिन जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है और वो हिस्से में बांट के नहीं जाती, मतलब डिफ़ॉल्ट ऑफ अपॉइंटमेंट है, नहीं करती, तो जो हिस्सा है वो क्या होगा, इक्वली बांटा जाएगा। अब जब हम 93 में बात करेंगे, बेक्विस्ट टू हेयर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन विदाउट क्वालिफाइड टर्म। अब वसीयत में यानी कि उत्तराधिकारी लिख दिया जाता है तो क्या समझा जाएगा कि जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जैसे एग्जाम्पल में जो ए है अपनी संपत्ति के लिए वसीयत करता है और मर जाता है कि मेरे रिश्तेदारों में चली जाए, तो इस प्रकार ये होगा कि उस संपत्ति में से जो लेनदारों को देना है वो दे के बाकी सारी प्रॉपर्टी क्या है उसके हेयर्स में। याद रखना कि मतलब हेयर्स उत्तराधिकारी वर्ड यूज़ किया गया है, तो मान लो उसकी जो 1000 एकड़ प्रॉपर्टी है वो उसके रिश्तेदारों को ही मिलेगी, लेकिन उसमें से क्या है जो लेनदारों का क्रेडिटर है उससे जो ऋण लेना है जिन्होंने, उनको पैसा दे दिया जाएगा, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो हेयर्स में यानी कि रिश्तेदारों में चली जाएगी। बेक्विस्ट टू रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड में 3 तरह के आ जाएंगे। सिंपल रिप्रेजेंटेड वर्ड यूज़ हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेड वर्ड यूज़ हो सकता है और पर्सनल वर्ड रिप्रेजेंटेड। तो यही समझा जाएगा कि वो पर्सन है जो बिना वसीयत किए ही डेथ हुई है, इस प्रकार उसको ट्रीट किया जाएगा अगर रिप्रेजेंटेड वर्ड उसने लिखा हुआ है। 95 में बेक्विस्ट विदाउट वर्ड ऑफ लिमिटेशन, अगर उसने लिमिट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ऐसा समझा जाएगा कि जिसको उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसमें उसका क्या है, होल इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट है। मान लो किसी को प्रॉपर्टी वो ए पर्सन है, बी को क्या है 1000 एकड़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके जाता है और कोई भी लिमिटेड वर्ड यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन उसने नहीं लगाई, तो ये समझा जाएगा बी का जो पूरी प्रॉपर्टी है उसमें पूरा इंटरेस्ट है। ये 95 में है। 96 में हम क्या करेंगे, सिंपल है, आपको सेक्शन की लैंग्वेज से समझ आ जाएगा। बेक्विस्ट इन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है आपके अंदर क्या है, आपके पास ऑप्शन है, यानी कि वो जब उसने वसीयत की तो ऑप्शन दे गया कि अपनी प्रॉपर्टी जा ए को ट्रांसफ़र हो जाए जा बी को। सबसे पहले आपने ए को चेक करना है, अगर ए है तो ए के नाम ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर जाएगा। अगर ए की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, बी को चली जाएगी। ये अल्टरनेटिव में है। तो 97 में इफेक्ट ऑफ वर्ड डिस्क्राइब ए क्लास एडिड टू बेक्विस्ट टू पर्सन। अगर हम पढ़ते हैं, जब हम सक्सेशन करते हैं तो इंटरस्टेट में हम करते हैं जो क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर, 3 हेयर उनकी क्लासेस है उनको डिस्क्राइब किया गया है। अगर उसका वर्णन किया गया और उसमें क्या है व्यक्तियों का नाम दिया है तो क्या प्रभाव होगा। जैसे कोई वसीयत बनाई जाती है और इसमें ए और उसके भाइयों के नाम कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि वसीयत में दोनों का क्या है, बराबर हक है। याद रखना कि जो कोई प्रॉपर्टी है ए एंड हिज ब्रदर के नाम कर देता है, इसका मतलब उनका क्या है, दोनों का बराबर बराबर हकदार है, ए का भी और उसके ब्रदर्स का भी, अगर वो करके जाता है। सिंपल एग्जांपल आप पढ़ सकते हो उसमें कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर है 98 में बेक्विस्ट टू क्लास ऑफ पर्सन अंडर जनरल डिस्क्रिप्शन ओनली। जब उसने क्या हो, क्लास ऑफ पर्सन की ओनली जनरल डिस्क्रिप्शन दी हो तो आप मानोगे कि जनरल सेंस में ही वो यूज़ हुआ है। सिंपल सा है। अब इसमें जो आपका 99 है, इसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्म्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्म का मतलब है विल बनाने के लिए जो टर्म्स को इस्तेमाल किया जाएगा उसका मीनिंग क्या है। सिंपल इसमें कई एग्जाम्पल हैं, कई यानी कि नियम्स वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आप जैसे समझोगे। जैसे वर्ड्स चिल्ड्रन दिया हुआ है, यानी कि वो चिल्ड्रन वर्ड यूज़ करता है, तो ये मान के चलेंगे कि जो अपने चिल्ड्रन है रियल में उनके लिए वो बात कर रहा है। अगर ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बात कर रहा है तो इसमें फर्स्ट
आ जाएगा डिग्री, इसमें सेकंड का आ जाएगा। और इसी प्रकार वो नेफ्यू और नीस के बारे में बात कर रहा है, तो अपने जो ब्रदर और सिस्टर है उनके बच्चों के बारे में बात कर रहा है। ये चीज़ें हैं जो 99 में ये टर्म्स दी हुई हैं, इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। 3-4 एग्जांपल आपको बता दिए गए हैं। अगर चिल्ड्रन का दिया हो, ग्रांड चिल्ड्रन का, नेफ्यू और नीस का, इसका मतलब जो उसके रियल है उसके बारे में वो बात कर रहा है। 100 में वर्ड एक्सप्रेसिंग रिलेशन डिनोट ओनली लेजिटिमेट रिलेट, इसमें कह रहा है कि अगर कुछ नहीं उसने स्पेसिफिक कहा तो ये समझा जाएगा वो किसके बारे में बता रहा है, अपने लेजिटिमेट जो वेद है। मान लो पर्सन है, ट्रांसफ़र कर जाता है BCD 3 बच्चों के नाम, जिसमें से क्या है BC क्या है लेजिटिमेट है और D क्या है इलिजिटिमेट, यानी कि अवैध संतान है, तो प्रॉपर्टी क्या है B और C को ही जाएगी। तो क्योंकि इसमें अगर वर्ड स्पेसिफिक ना दिया हो तो ये समझेंगे कि लेजिटिमेट है, उनके नाम ही जाएगी। अब जो आगे वाले सेक्शन हैं बिल्कुल आसान से हैं, इनमें इतना नहीं है। रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन वेयर विल प्रपोज टू मेक 2 बेक्विस्ट टू सेम पर्सन, इसमें क्या है अगर 2 विल्स लिखी जाती हैं, 2 बेक्विस्ट की जाती हैं सेम पर्सन के नाम, तो आप याद रखोगे इसमें 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं। मान लो कि एक विल में उसने कहा है कि 5,000 रुपये देने हैं और दूसरी विल में कितना कहा है कि 6,000 देना है, तो टोटल आपने कितना देना है 11,000 की अमाउंट। ये सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेम विल, यानी कि 2 विल लिख रहे हैं सेम पर्सन के नाम, एक में 5,000 है, एक में 6,000 है, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 11,000 वो अमाउंट हो जाएगी। वो आपने क्या करनी है, उसके नाम करनी है। ठीक है, अब इसमें जो आगे लिखेंगे, अब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेजिड्यूटी लेजिटी। जो पिछले वाला सेक्शन देख लेना, उसमें बताया था कि जो आपको अमाउंट बताई थी, अगर उसने अलग अलग बिल लिखी है, एक 5,000 की, एक 6,000 की, तो जो 11,000 उसको मिल जाएगी। और इसमें अगर कोडिसिल है उसके द्वारा भी की जाए तो सेकंड कोडिसिल को भी माना जाएगा। अब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेजिड्यूटी लेजिटी। रेजिड्यूटी लेजिटी अगर किया जाए लेजिटी के नाम, जिसके नाम कर रहा है, तो मान लो ए वसीयत है, कोई लिखता है उसमें कि सारी संपत्ति को B को चली जाए, तो और उसमें लिखता है कि इन चीज़ों को, मान लो स्टॉक और फंड है, वो किसको चले जाए C को चले जाए। सिंपल आप देखो कि रेजिड्यूटी लेजिटी कौन होगा, जो मान लो उसने ए है, कोई पर्सन है, वो वसीयत में लिखता है कि प्रॉपर्टी किसको चली जाए, सारी B को चली जाए, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट स्टॉक और फंड को, वो किसको जाने चाहिए C को। तो इसमें जो B पर्सन है वो क्या करेगा, रेजिड्यूटी लेजिटी होगा, वो लेजिटी लेजिटी वर्ड होगा, यानी कि बाकी प्रॉपर्टी वो C को, यानी कि B को जाएगी। ओनली जो स्टॉक और फंड उसने मेंशन किए हैं वही ओनली क्या जाएंगे, C को जाएंगे। 102 में ये सेक्शन। अब जब हम बात करेंगे 10, यानी कि इसमें बताया कि प्रॉपर्टी टू विच रेजिड्यूटी लेजिटी इन टाइटल, कौन सी संपत्ति है जिसके लिए वो टाइटल है। तो ए वसीयत के द्वारा कई उत्तराधिकारियों को संपत्ति देके चला जाता है, तो मान के चलो कि BCD, इसमें आपको सिंपल एग्जांपल समझना पड़ेगा कि कौन से है, यानी कि उत्तराधिकारी BCD, इसमें 3 मान के चलते हैं कि ए जो B है वो तो क्या है, यानी कि इसमें बता रखा है जो कोई भी पर्सन आप मान सकते हो C है, वो सेक्शन आपको बताया 118 है, उसमें ये बताया गया कि कौन वॉइड कब होगी, जब उसके अंदर, उसमें क्या है वो वॉइड है, यानी कि उसके नाम नहीं हो सकती। और D की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ओनली B को मिलेगी, याद रखना। तो अगर उसके बाद भी ये कहता है कि ए ने, जो पर्सन जिसने ट्रांसफ़र किया, उसने अगर और कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो वो प्रॉपर्टी भी किसके नाम जाएगी, B के ही नाम जाएगी। सिंपल एग्जांपल दोबारा देख लो, रेजिड्यूटी लेजिटी में यानी कि उत्तराधिकारियों को कर जाता है जो उसके हेयर्स हैं, जिसमें BCD है, यानी कि C
वॉइड हो जाता है 118 सेक्शन, और डी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बाद में कौन बचता है, बी। और ए ने अगर कोई प्रॉपर्टी और भी खरीदी है बाद में, वो प्रॉपर्टी भी किसके नाम जाएगी, बी के नाम ही जाएगी। 104 ये सिंपल से सेक्शन है, इसमें ये बताया गया है टाइम ऑफ वेस्टिंग लेगेसी, यानी कि टाइम बताया गया कब तक उसमें हित रहेगा। तो वसीयत की जाती है तो कितने समय तक उसमें बना रहेगा, तो उसकी मृत्यु तक बना रहेगा, और उसकी मृत्यु के बाद क्या बना जाएगा, उसके जो प्रतिनिधि है यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं उनको मिल जाएगा। सिंपल है कि उसकी डेथ के बाद और डेथ के बाद उसके जो रिप्रेजेंटेड है उनको ये मिल जाएगा। 104 में इन व्हाट केस लीगेसी लैप्स, यानी कि कब लैप्स हो जाती है। जो वसीयत लिखता है कि बी को वसीयत में 500 रुपये दे के जाता है, ठीक है, बी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उसके पहले, जो वसीयत लिखने वाले से पहले। तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसको बी को क्या है, उसका हक है जो समाप्त हो जाएगा। सिंपल याद रखना, इन व्हाट केस लीगेसी लैप्स, यानी कि जो उसका लीगेसी है जिसको विल ट्रांसफ़र कर जाता है उसका यानी कि अधिकार कब ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में हो जाएगा, मतलब वो बी के नाम ही कर जाता है और बी की डेथ हो जाती है टेस्टर से पहले लिखने में, तो उसका हिस्सा समाप्त हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक वसीयत की जाती है ए और उसके बच्चों के नाम, और ए वसीयत करने से पहले ही मर जाता है, यानी कि वसीयत करने वाले से पहले मर जाता है जिसने वसीयत लिखी है, तो इसमें ए और उसके बच्चों का अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर है 106 लीगेसी डज नॉट लैप्स इफ वन ऑफ टू ज्वाइंट लेगेसी डाइज बिफोर टेस्टेड। इसमें कह रहा है कि लीगेसी तब समाप्त नहीं होगी, यानी कि अधिकार तब समाप्त नहीं होगा कब, जब दो ज्वाइंट है, ज्वाइंट मतलब प्रॉपर्टी जा ए और बी के नाम के करके जाता है, इसमें ए की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, बी को, क्योंकि ये दोनों के ज्वाइंट नाम है, और जिसमें एक की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। 107 इसमें इफेक्ट ऑफ वर्ड शेयरिंग टेस्टामेंट इंटेंशन टू गिव डिस्टिंग, इसमें उन शब्दों का क्या अर्थ होगा जब उसमें मतलब इंटेंशन है, उसका इरादा है कि जो शेयर मिले वो क्या मिले, अलग अलग मिले। इसमें सिंपल है, वसीयत बनाता है ए बी सी, उनमें क्या करता है वो इक्वली डिवाइड करता है, और ए वसीयत लिखने वाले से पहले उसकी डेथ हो जाती है, अब बचे बी और सी। बी और सी में उतना हिस्सा मिलेगा कि जैसे मानो कि ए क्या हो, जिंदा हो। अब सिंपल एग्जांपल से समझ लो, 1200 रुपये थे, 3 हिस्सों में 400 तीनों में आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ए की डेथ के बाद क्या है कि उनमें 600 शेयर आ जाएगा, उनको ओनली कितना मिलेगा, 400 ही मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। 108 है, इस सेक्शन में भी ये बात की हुई है, बस इसकी लैंग्वेज है वो अलग है। इसने कहा है व्हेन लैप्स शेयर गोज एंड अनडिस्पोज ऑफ, यानी कि वो शेयर भी लैप्स हो जाएगा जो क्या हुआ है, अनडिस्पोज, मतलब जिसको अभी तक डिस्पोज नहीं हुआ है वो भी शेयर क्या हो जाएगा, लैप्स। जैसे ऊपर वाला शेयर बताया था कि ए का हिस्सा है, जो ए की डेथ होगी तो इसका हिस्सा वहीं ख़त्म हो जाएगा, ओनली बी को जो क्या है 400 शेयर ही मिलेंगे। अब 109 में व्हेन वैक्विस्ट टू टेस्टर्स चाइल्ड और लीनियंट डज नॉट लैप्स, यानी कि जब वसीयत लिखने वाले बच्चे के नाम कर रहा है उसके जीवन काल तक ख़त्म नहीं होगी। सिंपल समझ लो, इसमें एक एग्जांपल है, वसीयत लिखी है बी को, यानी कि उसके किसके लिए दी है, बेनिफिशियल के लिए, फ़ायदे के लिए दी है, और बी की डेथ है जो वसीयत लिखने वाले से पहले ही हो जाती है। अब बी का बेटा है जो सी, वो किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है, मतलब उस पे निर्भर है, और बी की जो विडो है वो है डी। अब जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी, डी के पास चली जाएगी, ये आपने याद रखना है। अब 1110 में इसकी लैंग्वेज क्या है, बैकविस्ट टू ए फॉर द बेनिफिट ऑफ बी डज नॉट लैप्स बाय ए डेथ। अब मतलब कोई वसीयत लिखी है वो किसके फ़ायदे के लिए लिखी है, बी के फ़ायदे लिखी है, तो ए की मृत्यु के बाद वो वसीयत क्या नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, बी का अधिकार बना
रहेगा, क्योंकि वो उसके बेनिफिट के लिए, सिंपल इसी एग्जांपल से, मतलब ए ने बी के नाम की है उसके बेनिफिट के लिए और ए की डेथ हो जाती है तो बी का जो उसमें क्या बना रहेगा, अधिकार बना रहेगा। अब लास्ट सेक्शन है 111। इसमें सर्वाइवर बताया गया इन केस ऑफ बेक्विस्ट टू डिस्क्राइब क्लास, यानी कि अगर वर्ग का मतलब कोई क्लास का वर्णन होता है तो किस प्रकार चलेगी। मान लो ए पर्सन है, 1000 की वसीयत करता है बी के नाम, ठीक है, और ये नहीं बताया जाता कौन सी, और बी पहले ही मर जाता है और सी डी ई को छोड़ के, जो कि उसके ई मर जाता है तो ई से पहले, रुकी टाइम देखिए, इसमें क्या है, ए है जो 1000 की वसीयत करता है बी के बच्चों के नाम और ये नहीं बताता कि उनमें शेयर कैसे बांटना है। बी की डेथ पहले ही हो जाती है। अब मान लो कि उसके 3 बच्चे थे सी डी ई, और ई भी मर जाता है, ई की डेथ भी हो जाती है किससे, ए से पहले। तो इसमें क्या है, सी और डी को अधिकार मिलेगा, इसमें जो ई के उत्तराधिकारी है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। कैसे सरवाइव करेगी, अगर उसमें वर्ग का क्लास का वर्णन हो तो उसमें बताया जाता है कि ए है जो 1000 की वसीयत करता है बी के बच्चों के नाम कर जाता है, परंतु उनका शेयर नहीं बताता, तो बी की डेथ पहले ही हो जाती है और ई की डेथ है वो ए से पहले हो जाती है जो वसीयत लिखता है। तो इसमें याद रखना सी और डी को हिस्सा मिलेगा, जो बी के उत्तराधिकारी हैं उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हम इनको मोस्टली जो रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे, जो विल का क्वेश्चन है आपने लिखना है वो कैसे लिखना है। सिंपल, आपने सबसे पहले आपने सक्सेशन का बताना है। सक्सेशन में आप बताओगे कि हमने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, 2 तरीके हैं, विल के द्वारा के करते हैं टेस्टामेंट्री, और विदाउट विल करेंगे इंटेस्टेट बोला जाता है, ठीक है। उसमें जो उत्तराधिकारी है उनको हिस्सा मिल जाता है। विल में जिसके नाम पर्टिकुलर पर्सन के नाम कर जाता है तो वो है। और इसमें विल की वैलिडिटी के बारे में भी अलग अलग है कि कैसे विल को वैलिड किया जाए। जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल पढ़े थे, फ्रांस में जब 2/3 वो नहीं करके जाता, ठीक है, मुस्लिम लॉ में भी वो 1/3 नहीं करता, इस प्रकार के कुछ है तो वो नहीं होगा। तो इसमें बताया कि सबसे पहले वर्डिंग है वो सिंपल होनी चाहिए विल में, और आप इंक्वायरी भी करवा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ गलतियां जिनको आप अस्वीकार भी कर सकते हैं, मतलब उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक है उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कुछ में आप एविडेंस भी दे सकते हैं, आप एविडेंस देते हैं वो एडमिसिबल, मतलब माना भी जाएगा, कुछ केस में नहीं भी माना जाएगा। पूरा जो क्लोज है आपको बताया था, क्लोज के लिए आपको पूरी विल पढ़नी पड़ेगी। कहाँ पे जो शब्दों को आप रिस्ट्रिक्टिव सेंस में लोगे, कहाँ पे आपको अल्टरनेटिव दिए हैं तो अल्टरनेटिव को कैसे लोगे, और जहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं उनको आप कैसे समझोगे, और जहाँ टेस्टर की इंटेंशन को कहाँ तक आप पूरा करोगे। और आपको बताया था अगर लास्ट टू इनकंसिस्टेंट क्लोज है तो लास्ट वाले को आप सही मानोगे। कब विल को वॉइड माना जाएगा, जब अनसर्टेन हो, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटिव आंसर है वो कैसे होंगे, अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी आपको बताया था एग्जीक्यूटिव के लिए। जो हेयर्स वर्ड है, रिप्रेजेंटेड वर्ड है, वो कैसे होंगे, और इसमें क्लास ऑफ पर्सन के बारे में हो तो कैसे। और 99 में बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ विल पे आ जाते हैं, उसमें रिलेशनशिप के बारे में बताओगे। फिर लास्ट में जो हमारे शुरू होते हैं 104 से, यहाँ टाइमिंग को बताया गया है कि कब किसका जो शेयर है वो हिस्सा है उसमें लैप्स हो जाएगा, जो लिगेसी है वो उसकी बनी रहेगी, तब तक बनी रहती है, आपको उसके लिए कंडीशनें बताई हैं कब तक उनका राइट सर्वाइव करेगा। ये विल के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप जब सक्सेशन वाला टॉपिक करो और विल के बारे में बताओ तो आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू जो इंडिया में विल के बारे में पता हो। अब जो हमारे 10 सेक्शन रह चुके हैं जो इलेक्शन से, यानी कि 180 से 190 के बीच में, उसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें वो टॉपिक कवर कर लेंगे, और जो आगे टॉपिक है वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। अगर वीडियो में आपको कोई भी मिस्टेक लगे तो हमें बता देना, ताकि हम आगे से वो मिस्टेक है उनको करेक्ट कर लें। हाँ, वर्ड्स की प्रोनाउंस देख लेना, क्योंकि हर एक के अकॉर्डिंग जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वो आप चेक